As India and Pakistan exchange missile strikes, drone incursions, and diplomatic barbs, regional stability is on a knife's edge. Here's your full update on Operation Banyan al-Marsoos, diplomatic reactions, military fallout, and civilian impacts. After India's late-night attack on Pakistan Air Force bases, Pakistan launched Operation Banyan al-Marsoos, a retaliatory military campaign targeting more than 26 Indian sites, including air bases at Udhampur, Pathankot, Adampur, Bhuj, and Bhatinda. In a press conference, Colonel Sofia Qureshi of the Indian Army admitted that Pakistan's counter-attacks damaged equipment and personnel at these air bases. She also said that India was ready to de-escalate if Pakistan did the same. पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज भटिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते
पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। Meanwhile, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif briefed President Asif Zardari on Pakistan's response, with the president commending the armed forces' professionalism. PM Shehbaz also held calls with leaders of major political parties including Pakistan People's Party, Pakistan Tehreek-e-Insaf, Muttahida Qawmi Movement, Jamiyat-e-Ulama-e-Islam and Jamaat-e-Islami to build political consensus on the crisis. He emphasized that India's missile strikes endangered civilians at air bases like Noor Khan and reiterated that Pakistan had exercised extreme restraint before responding. US Secretary of State Marco Rubio has spoken separately with Pakistan's Army Chief General Asim Munir, Deputy Prime Minister Ishaq Dar, and India's Foreign Minister Jaishankar. Rubio emphasized that the need to avoid miscalculation, offered US support for dialogue, and proposed re-establishing direct communication. Jaishankar, meanwhile, maintained India's stance was measured and responsible. China has also urged both countries to return to diplomacy, warning against any steps that could further escalate the situation. Information Minister Ataullah Tara told the BBC that there has been no direct communication between Indian and Pakistani officials, though diplomatic outreach to third-party nations is going on. Obviously, we've been engaged on diplomatic channels with different countries. As you know, US Secretary of State Marco Rubio spoke to our Deputy Prime Minister, spoke to the Chief of Army Staff, and we've been engaged with different countries. We've been engaged with China. We had the Saudi Minister of State for Foreign Affairs in Pakistan yesterday. As per my latest knowledge, there's been no direct contact. If there's any update on that matter, I think the military spokesperson will be able to update on that in the next few hours, hopefully. Defense Minister Khwaja Asif has stated that the nuclear option is not on the cards right now, but warned that watchers, a reference to global powers, would not be spared if escalation spirals. He added that Pakistan's military options are narrowing in response to India's provocations, but clarified that no National Command Authority meeting has been called yet. अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता हम ये ऑप्शन जो है कथित तौर पे कार्ड्स पे नहीं है, ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं न्यूक्लियर ऑप्शन की, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन जो आता है तो ये तमाशबीन भी सारे लपेटे जाएंगे उसमें। ये सिर्फ जो है इस खित्ते के लिए बरसगीर के पे महदूद नहीं रहेगी, जो तमाशबीन भी जो है दुनिया में सारे के सारे लपेटे जाएंगे उसमें। सुबह 8:30 बजे प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई हुई थी जिसमें कुछ कैबिनेट के लोग थे, कुछ और लोग थे, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी जो इन्वॉल्व है सारे एफर्ट के अंदर उसकी के इम्पोर्टेंट लोग थे, और 4-5 जो कैबिनेट मेंबर्स थे। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं सारी लीडरशिप से बात करना चाहता हूँ। अच्छी बात है अगर कोई इस किस्म की बात हो जाए, कोई इकट्ठ हो जाए इस किस्म का, तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं दिस इज माय पर्सनल कमेंट, मैं इसको पार्टी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ना, अगर बात हुई है आई डोंट नो, उसमें बाद में हो सकता है मौलाना ने सजेस्ट किया हो या बैरिस्टर गौहर साहब ने सजेस्ट किया हो, तो इस किस्म का कोई मेरा ख्याल है कि टुडे और टुमारो कोई इस किस्म की ये भी एक यकजहती की एक पैगाम होगा, अक्रॉस द बॉर्डर जाएगा लोगों को, कोई कौम जो है वो मुतहद है डिस्पाइट इंटरनल rifts and frictions. Both countries have now closed significant parts of their airspace. Pakistan's airspace remains closed to all flights until 12 p.m. on May 11. India has suspended all civil flight operations at 32 airports including Amritsar, Srinagar, Jammu, Leh, Bathinda and Pathankot from May 9 to 14, citing operational reasons. Additionally, the Jammu and Kashmir Hajj Committee has suspended all Hajj flights from India Health Kashmir until May 14, advising pilgrims to await further instructions. In Azad Jammu and Kashmir, government spokesperson Mazhar Hussain Shah told Al Jazeera that at least 13 civilians, including a child, were killed due to Indian shelling overnight. More than 50 people have been injured in various regions. As missile strikes, drone warfare, and political messaging play out on both sides, the region remains on high alert, with civilian lives disrupted, airspace locked down, and the world urging calm.